दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बिहार के चुनाव की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो शुरू तो बहुत पहले हो गई थी। खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, जैसे ही उन्होंने वहां आना जाना शुरू किया, माना गया कि अब चुनाव की धमक अब तेज हो जाएगी, और वाकई तेज हो गई। अब सारे राजनीतिक दल खूब एक्टिव है। इस बीच में एक नई राजनीतिक परिघटना दिखाई दे रही है, जिसका अंदेशा पिछले जो बिहार में कुछ बाई इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा चुनाव के बाद जो बहुत सारी सीटें, कुछ कुछ सीटों पर नए उम्मीदवार जीते थे, कुछ विभिन्न कारणों से खाली हो गई थी। तो उन सीटों पर जब बाई इलेक्शन हुआ तो प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है, उसने भी चुनाव में आजमाया अपने को, और उसके ऐन पहले वो पार्टी खड़ी हुई। अब एक नई पार्टी, और ये शिवदीप लांडे आईपीएस ऑफिसर और बड़े पॉपुलर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे कई जिलों में। संभवतः डीआईजी के लिए वो प्रमोट हो चुके थे। ऑल ऑफ सडन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजनीति में उतरने का फैसला किया, और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। अ, और वो पार्टी है हिंद सेना, या जय हिंद सेना। और ये दोनों पार्टियां उन पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, यानी आम चुनाव में। मैं समझता हूं कि नई पार्टियों का बनना कोई नई बात नहीं है, बनती ही रहती हैं। लेकिन ये दोनों, अगर देखा जाए तो, नॉन पॉलिटिकल तो ना कहिए, लेकिन नॉन पार्टीजन रहे। आई मीन, प्रशांत किशोर अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग पार्टियों के लिए काम करते रहे। जनता दल यू में वो शामिल भी हुए, फिर अलग हो गए, उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर दी। तो एक ऐसे व्यक्ति जो आम तौर पे जिनको और राजनीति की या गैर पार्टी कहा जाएगा, वो मैदान में बहुत पहले से आ गए। अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा भी उन्होंने प्रकट की। लेकिन ये शिवदीप जो लांडे साहब है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और बिहार काडर के आईपीएस, इन्होंने कभी पहले इस तरह से महत्वाकांक्षा नहीं दर्शित की, और अब अचानक मैदान में है। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें तो आईएएस और आईपीएस से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बनने का, मंत्री बनने का, पता नहीं क्या क्या बनने का, राज्यसभा में जाने का ऑफर था, लेकिन वो बिहार की जनता की सेवा में आ गए हैं। तो बड़ा ताजुब है काफी कि भाई ऑल ऑफ सडन क्यों वो आए। हम इन्हीं दोनों पार्टियों के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पर बात आज करने जा रहे हैं कि नई राजनीतिक पार्टियों के आने का मकसद क्या है ऑल ऑफ सडन, और चुनाव में इनकी जो एक दस्तक है, उसका उसका क्या संकेत मिल रहा है, क्या उनकी संभावनाएं हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए बिहार में सक्रिय दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो काफी मेहनत भी करते हैं, काफी जिनके पास जानकारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार हैं, और हमारे साथ हैं संजीव चंदन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हेमंत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बिहार में वैसे भी पार्टियों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम वगैरह, यानी लेफ्ट कह सकते हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्टियां रही हैं। इसके अलावा बहुत ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो लोकदल या जनता दल या जनता दल परिवार से टूट कर आई हैं, वो भी है। मांझी जी की पार्टी है, फिर इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान के चाचा की पार्टी है, वगैरह वगैरह। अब ये दो पार्टियां जो नई आ गई हैं, सीधा सवाल मेरा एक लाइन का है कि इन दोनों पार्टियों के पॉलिटिकल एजेंडे को, या दोनों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार। ये दोनों लोग जो हैं, चाहे शिवदीप लांडे हों या प्रशांत किशोर हों, अ, दोनों का जो प्लैंक है, वो तो लगभग एक ही जैसा दिखता है, लेकिन दोनों के बारे में थोड़ी अलग-अलग उसकी उनकी अपनी पहचान भी रही है। शिवदीप लांडे जो हैं, ये जब नौकरी में थे और ख़ास करके जब एसपी लेवल पर थे, उस दौरान ये अपने आप को बहुत ही रॉबिन हुड टाइप इनकी एक छवि थी, और उसको लेकर के यूथ में, खासकर लड़कियों में काफ़ी आकर्षण इनको लेकर के था।
और कुछ मामलों में, जैसे कि एक पटना में एक ट्रैफिक पुलिस वाले को शायद इन्होंने सड़क पर भी डाकुला चौराहे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, और वो उस समय महिला का वेश धर कर गए थे। बाकी ऊपर चुन्नी और रखी थी उन्होंने, ताकि कोई चेहरा नहीं पहचाने। खैर, तो ये जो इनका पूरा जो अपने नौकरी के दौरान जो रहा है, अपने अपने आप को लेकर के एक लाइमलाइट में रहने वाला, तो सिद्दीप लांडे के साथ तो ये है कि वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। उसके पहले इनको सरकार ने ये डीआईजी से आईजी के रूप में प्रमोट किया था, पूर्णिया में पोस्टिंग हुई थी, और इसी बीच उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी और उसके बाद छुट्टी पर चले गए थे। और उस समय से कयास लग रहा था कि शायद ये प्रशांत किशोर के साथ जाएं या बीजेपी के साथ चले जाएंगे, महागठबंधन की किसी पार्टी के साथ जाएंगे, ये किसी ने नहीं कल्पना की थी। तो उधर लेकिन बीजेपी के साथ भी नहीं गए और उधर प्रशांत किशोर के साथ भी नहीं गए। इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है। तो उसके पीछे मुझे ये लगता है कि अभी के दौर में दो तीन चीजें बहुत देश स्तर पर हो रही है, कि खास करके पॉलिटिकल पार्टियों को एक कारपोरेट फंडिंग, उसमें चेहरे के आधार पर भी, और एक उस व्यक्ति के अपनी पकड़ के आधार पर भी। जैसे प्रशांत किशोर का जो मामला अगर है, तो ये इनके साथ जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है, वो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये पैसा आ कहाँ से रहा है। देखिए, राजनीति में पैसे सब लोग, सभी पार्टियां खर्च करती है, लेकिन जिस तरह पैसे का जो जितना प्रदर्शन हो रहा है इनके इसमें, लेकिन अगर ये सचमुच सरकार के लिए तकलीफ दे होते, यानी कि मोदी जी की सरकार के लिए, तो अब तक इनका ईडी और सीबीआई और आईटी सब कुछ हो गया होता। न तो ईडी को मतलब है इनसे, न सीबीआई को मतलब है, न आईटी को मतलब है। आखिरकार है क्या ये? तो ये जो पूरा ये इनके पीछे जो पैसे की ताकत है, वो ताकत क्या है, वो क्या चाहती है? वह वही पैसा है जो जिसको हम लोग क्रोनी कैपिटल कहते हैं। और यह कैपिटल जो है, ये चाहते, वह उसका मकसद है कि बिहार जैसे स्टेट में, मैं समझता हूँ कि ये क्रोनी कैपिटल के लिए भी बिहार एक, जिस तरह बीजेपी के लिए बहुत ही ऐसा राज्य है जिसको क्रैक करना अभी भी मुश्किल बीजेपी के लिए है, उसी तरह क्रोनी कैपिटल के लिए भी बिहार को क्रैक करना मुश्किल रहा है। तो उनको लगता है कि बिहार में पकड़ अपनी मजबूत, चाहे प्रशांत किशोर के माध्यम से हो या बीजेपी के माध्यम से हो, ये होना चाहिए। तो जो पैसे का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम्युनलिज्म को स्ट्रेंथन करने में होता है, इस तरह के लोगों को भी पैसा, क्योंकि ये सवाल है तो उसका जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो एक तो प्रशांत किशोर को लेकर के मैं साफ हूँ कि इसमें जो कारपोरेट की फंडिंग हो रही है, और उनकी जो उन्होंने अपने अलग अलग पार्टियों के साथ जो अपने उनको संश्रय रहा है, उनके साथ काम किया है, उनकी रणनीति बनाई है, उनको चुनाव जितवाने में के लिए काम किया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो प्रशांत किशोर की अपनी छवि थी, अपनी महत्वाकांक्षा थी, तो उनको लगा कि ये हमको करना है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की इच्छा नहीं थी, वह एक पूरे तंत्र की इच्छा है कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति की एंट्री बिहार में अगर होती है, तो उससे नुकसान उन लोगों को होगा जो बदलाव, सचमुच बिहार में बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं, हाशिए के समाज की राजनीति करना चाहते हैं, न्याय के तकाजे के साथ खड़ा होना चाहते हैं। उनको, उनके लिए दिक्कत पेश होगी, बाकी लोगों के लिए दिक्कत पेश नहीं होगी। इसलिए बीजेपी को लेकर न तो प्रशांत किशोर बहुत आक्रामक होते हैं, न बीजेपी इनको लेकर आक्रामक होती है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, कल जो रैली विफल हुई इनकी, तो उससे बीजेपी के खेमे में उदासी है कि हाँ, ये क्या हो गया। उसी तरह जब कन्हैया कुमार की जो यहाँ यात्रा का समापन हुआ और जो उसमें मजमा लगा, तो उसको लेकर के बीजेपी खेमे में खुशी देखी जा रही है। बीजेपी समर्थक लगातार उछल रहे हैं, क्या क्या कन्हैया की एंट्री हुई है, क्या ये। तो ये बिहार की इस पूरी गुत्थी को समझने की जरूरत है। शिवदीप लांडे साहब जब आए हैं, उनके पीछे वो प्रशांत किशोर वाली ताकत नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग हमेशा एक जो यूथ होता है, उसके भीतर एक ऐसी आकांक्षा होती है कि वो कुछ अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहता है। उसको राजनीति में भी जगह दिखती है, उसको पत्रकार बनने में जगह, तरह तरह के सपने होते हैं। तो ऐसे लोग जो रॉबिन हुड वाली छवि के होते हैं और अपने जीवन में, अपने करियर में उन्होंने
एक मुकाम हासिल किया होता है, वो ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नतीजा क्या होता है कि फिर से मैं कहूं कि जो बदलाव की जो पूरी सियासत है, उस सियासत में से ध्यान भंग होता है और दूसरे तरफ जाता है। हाँ, जो लेकिन शिवदीप का सॉरी हेमंत जी, लेकिन मैं इसलिए बीच में आपसे सवाल किया कि अब प्रशांत किशोर तो मेरे शो में है नहीं। वो होते तो अच्छा होता। मैंने एक आध बार उनको संपर्क भी करना चाहा, उन्होंने वादा भी किया कि वो आएंगे, लेकिन नहीं आए, तो फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो लेकिन मैं उनकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ, अगर वो होते तो ये कहते हैं ना कि भाई बदलाव की राजनीति तो मैं भी कर रहा हूँ, वो ये कहते, मेरा यकीन है, या उनका कोई प्रवक्ता अगर होता, अगर मुझे मालूम पड़ेगा तो कोई प्रवक्ता को बुलाऊंगा भी कि भाई वो तो कहते हैं कि मैं बिहार को बदलने राजनीति में आया हूँ। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में, प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में, उत्पादन के संबंधों को बदलने के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में वो एक बेहतरीन मॉडल लेकर आए हैं। ये वो कह रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में काम का उनका अनुभव है, यूएन के साथ एसोसिएशन का भी उनके पास अनुभव है, हर पार्टियों के साथ उनका काम जो उन्होंने किया है, एक चुनाव विश्लेषक के रूप में उसका भी अनुभव है, तो वो बिहार को बदल देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो बदलाववादी राजनीति को डिसरप्ट करेंगे? देखिए, मैं मेरी जो समझ है उसके मुताबिक प्रशांत जी की जो पार्टी है या प्रशांत जी की जो पूरी वैचारिकी है, उसमें आप देखेंगे कि वो जब शिक्षा के की बदहाली की बात करते हैं, वह जब कहते हैं कि बिहार जो है ऐसा स्टेट है जो लेबर सप्लाई वाला स्टेट बन करके रह गया हुआ है, यहाँ के लोगों का पलायन होता है, वो बाहर के राज्य, ये उनका कोर इशू है। उसके बाद बाकी चीजें जो हैं आज के देखिए बदलाव की जब मैं जब कह रहा हूँ, तो सॉरी, उसमें आवाज आ उस, रही है आप लोग के बीच से। उसमें वो बाहर के दूसरे फ्लैट में कुछ काम हो रहा है कारपेंटर का, इसलिए थोड़ा उसको झेलना पड़ेगा। तो ठीक है, ठीक। ये तो उसमें ये है कि आखिरकार जो आप अगर कहते हैं कि यहाँ रोजगारहीनता है, बेरोजगारी है, शिक्षा की बदहाली है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, तो इन सवालों के कारणों को आप अगर सही ढंग से अगर चिन्हित नहीं करते हैं, उस पर चोट नहीं करते हैं, तो माना जाएगा कि आप जो कुछ चिन्हित कर रहे हैं, वो चिन्हित करके आप कुछ बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में केंद्र की सरकार में 11 सालों से मोदी जी हैं, और रोजगार का एजेंडा वो लेकर के आए थे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। इन सवालों पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक होना, बीजेपी से सवाल करना प्रशांत किशोर जी के एजेंडे में नहीं है। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके इतर, चाहे बदलाव की जितनी बात हो उसमें, उसके इतर एक जो है कि जो पूरी राजनीति में के विमर्श के केंद्र में जो आ गया हुआ है, एक सांप्रदायिक एजेंडा, जिसमें विभाजन है, नफरत है, घृणा है, और देश के पूरे जो लोकतांत्रिक ढांचे पर चुनौती है। इन चुनौतियों के बारे में प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं कहते हैं। तो क्या इसी समाज इसी तरह का हिंसक, उग्र और विभाजनकारी बनता रहेगा? उसमें आप स्वर्ग ले उतार करके ले आएंगे, शिक्षा को ठीक कर देंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक कर देंगे, तो इन चुनौतियों को एड्रेस कर कभी करते हुए दिखते नहीं है प्रशांत किशोर। तो हम कैसे माने कि आप बदलाव की बात जो आप कर रहे हैं, तो बदलाव तो हवा में होगा नहीं। शिक्षा की बदहाली का सवाल अगर है, तो शिक्षा को बदहाल करने के लिए कैंपस को एक तरह से हिंदुत्व के एजेंडे का की प्रयोगशाला बना देने का की जो कवायद है, उसके खिलाफ आपने कभी तो कुछ मुंह खोला ही नहीं। तो इससे ये चीज है जिसके जरिए उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि इन सवालों का आप एड्रेस नहीं करते हैं, और खास करके देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें क्या बिहार को आप अलग से जोड़ लेंगे, अलग से ये पूरा विकसित प्रदेश बन जाएगा? देश में जो आज की तारीख में जो पूरी इकोनॉमी जो डावाडोल है, उसके लिए मोदी जी कितने जवाबदेह हैं? 10-11 सालों में जो उन्होंने कुछ किया है, उन सवालों पर अगर आप एड्रेस नहीं करते हैं, उसको चोट नहीं करते हैं, वहाँ सवाल खड़े नहीं करते हैं, तो माना जाएगा कि आप एक तरह से इन सवालों से चाहे तो नजर चुरा रहे हैं, या उसके साथ आपकी सहमति है। जी, ठीक है, ठीक है, हम फिर आपके पास आएंगे। संजीव जी, जो बात अमित जी कह रहे हैं, अ, आप कैसे देखते हैं कि श्रीमान प्रशांत किशोर भले ही भारतीय जनता पार्टी पर उतने आक्रामक नहीं है जितने कि बिहार की दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हो सकती हैं,
लेकिन नीतीश कुमार जो बीजेपी के न केवल सहयोगी हैं बल्कि बीजेपी जिस अलायंस में है उससे उस अलायंस के टॉप लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन पर वो लगातार अटैक कर रहे हैं। तो बीजेपी जेडीयू जो मुख्य सत्ताधारी गठबंधन है, एनडीए के लीडर हैं वहां पर नीतीश कुमार, उनकी वो जबरदस्त आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों की, निजी तौर पे उनकी। तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी पर, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार पर नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी जेडीयू अलायंस के लीडर पर तो कर रहे हैं। तो ये जो उनकी जो स्ट्रेटजी है, इसको एक जर्नलिस्ट के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो नीतीश कुमार को केवल हटाना चाहते हैं, या नीतीश और बीजेपी दोनों पर एक तरह से उनका हमला जा रहा है क्योंकि वो पूरे अलायंस को अटैक कर रहे हैं? सर, इसका एक तो एकदम से लेटेस्ट उदाहरण है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वो है 2020 में चिराग पासवान की पॉलिटिक्स। चिराग पासवान ये नीतीश जी पर हमलावर थे, लेकिन बीजेपी पर हमलावर नहीं थे। और उनके बहुत सारे उम्मीदवार आरएसएस और बीजेपी बैकग्राउंड के थे, लाए गए थे। और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट वगैरह हुआ, थोड़ा सा पानी सेटल हुआ, उसमें उसकी हिलोरें थोड़ी शांत हुई, तो उसके बाद सब आरएसएस अपनी कोठरी में चले गए, बीजेपी वगैरह में। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो इस बार वो भूमिका प्रशांत किशोर, यदि इस फॉर्म में देखा जाए, क्योंकि निश्चित तौर पे ब्रॉडरली बीजेपी पर अटैक नहीं करते, बीजेपी के एजेंडे, बीजेपी को उसको लेकर के ऐसे उनसे कोई सवाल कर दे तो जरूर उसका जवाब दे देते हैं। और उनका जवाब होता है कि हमने इतने चुनाव लड़े, इतने चुनाव बीजेपी के खिलाफ के नेताओं के लिए लड़े। उसमें बंगाल के को गिनवाते हैं, वो बिहार 2015 गिनवाते हैं, वो पंजाब को गिनवाते हैं, ये सारे उनके खाते में हैं भी। लेकिन ये उस वक्त जब ये बात कर रहे होते हैं तो ये वो एक मैनेजर की भूमिका में थे। वहाँ कोई उनका पॉलिटिकल कोई स्टैंड इसलिए उनसे लोग अपेक्षा नहीं रखता था कि उनकी जितनी भूमिका थी उतनी भूमिका तक वो सीमित थे। लेकिन अब उनकी नई भूमिका है, अब वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे सामने है। तो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उनके विचारधारा को लेकर के सवाल हमेशा बनेंगे। और विचारधारा क्या है ये बहुत स्पष्ट नहीं है। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, वो है अवसर की तरह चीजों को साधना, विचार को भी साधना। इसमें सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है। इसमें बीजेपी तो खैर सबसे आगे है, वो तो बाबा साहब के हाथ में गीता दे करके भी, आप जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बाबा साहब की जयंती आ चुकी है, तो उनको तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे आप साधने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल को हम लोगों ने देखा, वो आशीर्वाद प्राप्त कर ले रहे हैं बाबा साहब से वीडियो वगैरह बनवा करके। तो अवसर को साधने का एक की राजनीति मूलतः ये करने की कोशिश प्रशांत किशोर यहाँ करते हुए देखे जा सकते हैं। अदरवाइज कौन सी विचारधारा है? आप बदलाव, बहुत डिटेल में हेमंत जी ने बताया कि आप बदलाव चाहते हैं तो किस दिशा में, क्या नारा है आपका? आपके सबसे पहली बात कि आप जब पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आए और आपने लॉन्चिंग की, इसके पहले भी हम लोगों ने आपके यहाँ बात की है कि लॉन्चिंग की आपने गांधी जयंती पे, और गांधीवादी विचारधारा के खिलाफ ही आपने वहां पे घोषणाएं कर दी। और वो है शराबबंदी वाला कि आते ही हम ओपन कर देंगे। तो आप तो गांधीवादी भी नहीं है। आप इंक्लूजन की बात करते हैं, लेकिन आप सोशलिस्ट भी नहीं है, अम्बेडकरवादी भी नहीं है। इंक्लूजन की कौन सी बात करते हैं आप? तो आप कहते हैं कि हम टिकट देंगे। टिकट किसको देंगे? तो अति पिछड़ा को इतनी संख्या में, महिलाओं को इतनी संख्या में, दलितों को इतनी संख्या में। और आपके पार्टी का कैडर जो बेहद मजबूत कैडर था, जाति उसकी मल्लाह थी, अति पिछड़ा समुदाय से आता था, और वो शिक्षक, वो विधान परिषद में चुन करके भी आ गए, आप उसको, उनको टिकट डिनाई कर देते हैं। आप बात करते हैं कि बहुत जंगल राज था और क्रिमिनल स्थितियां थी आदि इत्यादि, आप लगातार तेजस्वी जी पे हमलावर है, लेकिन आपने टिकट किसको दे दिया? तो कौन, हेमंत जी, सुनील पांडे के पोता है ना, तो अब उनके आपने वहां पांडे का पुत्र जी पुत्र हैं। तो आपने एक दबंग परंपरा में, एक परिवार की परंपरा में परिवारवाद पे भी हमलावर हैं। और आपने चुना कहाँ? आप बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, आपके यहाँ तो सीधा सीधा अवसर था और वो आपको सीट भी मिल जाती।
तो आपका मैनेजर होना भी फेल हो जाता है। हाँ, और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, पॉलिटिशियन के तौर पे, वैचारिक परंपरा के तौर पे तो आप फेल्ड हैं ही। बिहार में इस बार सीधे वैचारिक परंपरा की टेस्टिंग है, और वो है सर विकास प्लस सोशल जस्टिस का उनकी विचारधारा, और विकास प्लस हिंदुत्व की विचारधारा। उधर बीजेपी की तरफ विकास प्लस सोशल जस्टिस वाला एक नीतीश जी हैं, उनका फॉर्मूला ही रहा है, और दूसरा वो विकास प्लस हिंदुत्व वाले बीजेपी है। बाकी इधर विकास प्लस सोशल जस्टिस वाले। विकास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी के वादे नौकरी को लेकर के, नौकरी ये जो लगातार हमलावर हैं अपराध आदि इत्यादि को लेकर के, तो सुशासन के वादे आदि इत्यादि सारी चीजें वहाँ हैं, तो मैं वहाँ भी विकास को साथ साथ लेकर के चल रहा हूँ। नहीं, वैसे कल संजीव जी जी, कल जो उनकी रैली हुई है, गांधी मैदान पटना का बहुत बड़ा मैदान है, तो गांधी मैदान में रैली करने का अगर फैसला किया प्रशांत किशोर ने, तो इसका मतलब कि उनके पास संगठन की जो क्षमता उनके है, या उनकी जो उनका जो सपोर्ट बेस है, उस पर वो कॉन्फिडेंट रहे होंगे, तभी उन्होंने गांधी मैदान जैसे बड़े मैदान में सभा करने का ऐलान किया। और मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, कि ठीक ठाक शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में शाम को संख्या के हिसाब से भी, एक नई पार्टी के हिसाब से लोग आए थे। अब कितने आए मैं नहीं जानता। आपको क्या लगा कि आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि रैली में किस तरह के लोग ज्यादा आए आपके हिसाब से, किन समाजों के लोग ज्यादा थे? जैसे पटना में रैली होती है बीजेपी की, तो लगता है कि कौन लोग ज्यादा हैं। सीपीआईएमएल की रैली होती है तो लगता है कि समाज के किन तबकों के लोग हैं। तो उस रैली से क्या आप लोगों को संकेत मिलता है? तो मैंने वो है ना सर, मैनेजरियल सेटअप से ये समझ रहे थे कि ये यहाँ से इतने टारगेट के साथ इतने लोग यहाँ पहुंचेंगे, इतनी गाड़ियां हमने दे दी हैं तो इतने लोग पहुंचेंगे। एक तो ये इनका ये था। दूसरा, इनको लग रहा था कि ये सारा जो अब तक हमने किया है, अब जितने लोग एस्पिरेंट्स हैं उसमें से ये लोग वहाँ लोगों को लेकर के आएंगे। लेकिन जब तक मास अपील नहीं होता है नेता में, तब तक आप नई पार्टी हैं, आप कैडर भी आप विकसित नहीं कर पाएंगे उस तरह से। आप कितने लोगों को पेमेंट करेंगे? मैं पेमेंट इसलिए बार बार आप मुझे रोक रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आईपैक का वहाँ काम कर रहा है मसला। तो आप चूंकि मास अपील आपका नहीं है, और ना वामपंथी पार्टियों की तरह कैडर बेस्ड पार्टी है आप, जिसका एक कमिटमेंट है। आप कोई भी रैली वामपंथी पार्टियों की देख लीजिए, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है सर कि कितनी भीड़ जुटी, उस पर आप कोई सवाल भी करेंगे। वो लोग आते हैं, ये कह रहे हैं, इनका ही भाषण देखने लायक है, वहां सुनने लायक है, जो सफाई में ये कह रहे हैं या गुस्से में कह रहे हैं कि हमें रोक दिया गया। 2 लाख से अधिक लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। कैसे कमिटेड लोग हैं आपके कि सुबह से खड़े हैं और शाम तक गांधी मैदान तक नहीं आ पाए? तो जो भी लोग पहुंचे हैं वो इसी तरीके से कुछ गाड़ियों के जरिए, कुछ मैनेज करके, कुछ ऐसे लोग जो टिकट के एस्पिरेंट हैं वो वहां पहुंच पाए। ऐसा क्यों होता है? एक मेरा अपना अनुभव है, जब बिहार में पढ़ाई लिखाई नहीं, मतलब थोड़े दिन पत्रकारिता करने के बाद भी बिहार सेंट्रिक में घूम रहा था, तो यहाँ एक मुखिया महासंघ हुआ करता था, उसको मैंने बहुत करीब से देखा। वहाँ प्रियदर्शन शाही उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और भी लोग। पूरे बिहार में घूमने के बाद उनका एक बड़ी रैली हमने देखी कि उनको रैली करना है वहाँ गांधी मैदान में। तो रैली हुई, 10-11 की बात है सर। रैली हुई, रैली में तमाम लोग यही कहते रहे, सफाई देते रहे कि उनकी गाड़ियां रोक दी गई हैं। मैं एक पत्रकार की भूमिका में भी था, और चूंकि काफी दिन तक अब जब घूम जाते हैं लोगों से तो बहुत कुछ जान समझ जाते हैं। कोई गाड़ी कहीं नहीं होती है सर, कुछ गाड़ियां हो सकती है 2-4-10 किसी उस पर। तो मुझे प्रियदर्शन शाही याद आ रहे थे कि पूरी मेहनत से, महीनों के मेहनत से उन्होंने रैली की, 7 से 8 हजार लोग, जो 10 से 15 हजार, 8 हजार, 10 हजार, ये यहाँ पर लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कंसिस्टेंट वैचारिकी के साथ या किसी तरह के नारे के साथ भी प्रशांत किशोर अपील नहीं कर पा रहे हैं। जिस समूह से आते हैं, जिस समूह की वोकैबुलरी में बात करते हैं, जिस अंदाज में बात करते हैं, उसके लिए ऑलरेडी बीजेपी है। आप बात कर रहे हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों से जुड़ने का, और आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज, आपके प्रोग्राम, आपके आसपास के लोगों में
यदि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, कल्चरली भी, सोशली भी, लिंग्विस्टिकली भी, लिंग्विस्टिक फॉर्म में भी, तो आपको तो ये दिक्कत होगी ही। तो वो दिक्कत कल उन्हें हुई सर, लोग वहां नहीं पहुंचे उर्मिला से। हाँ हेमंत जी, जो संजीव कह रहे हैं, अच्छा, एक 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 सूचना में और हम लोग, चूंकि ये जो नई पार्टी आई है लांडे जी की, लांडे जी अकोला से आते हैं और ओबीसी लिंगायत वहाँ महाराष्ट्र में लिंगायत ओबीसी होते हैं। तो ये लिंगायत समुदाय से आते हैं, ओबीसी उसमें कैटेगरी में है, इसीलिए लगता है वो त्रिपुंड वगैरह के साथ उन्होंने पार्टी की शुरुआत की है, लिंगायत परंपरा या जो भी रहा होगा। हालांकि बसवन्ना वाला कुछ मसला वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, तो एक पार्टी और लॉन्च हो चुकी है जिस पे आपने बात की। जी सर। बहरहाल, मैं हेमंत जी समझना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां जो आई हैं, प्रशांत किशोर पहले और मिस्टर लांडे की पार्टी बाद में, क्या आपको लगता है कि वो महागठबंधन के जो जनाधार है उसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी? उनको थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, उसको स्प्लिट करेंगी उनके जनाधार को, या सत्ताधारी जो गठबंधन है उसके जनाधार में सेंध मारेंगी, या सत्ताधारी गठबंधन की किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी? आपको क्या लगता है, नुकसान ज्यादा हो या कम हो, आखिर उनका इंटेंशन क्या हो सकता है, अनजाने या जाने? वो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीति में आए हैं, अपने लिए आए हैं, लेकिन उनके लड़ने से किसका नुकसान ज्यादा है, मेरा सवाल ये है। देखिए, प्रशांत किशोर जी जब अपनी पार्टी बनाने के दौरान भी और पार्टी बनने के बाद भी लगातार क्या कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन बोलते किसके खिलाफ हैं? तो लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी के खिलाफ ज़्यादातर फोकस उन पर होता है, उसके बाद नीतीश जी पर। तो आप कहते हैं कि लड़ाई हमारी बीजेपी से है, बोलते आप आरजेडी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के बारे में है, नीतीश कुमार के बारे में है। तो तब तो सवाल उठता है कि भाई आप ये बोल करके जाना कहाँ चाहते हैं? तो मैं इस बात से सहमत हूँ अपने आप से। मैंने जो नतीजा निकाला है कि प्रशांत किशोर की जो पूरी वैचारिकी है उसमें बिहार के चुनाव में उनको सफलता जो मिले, चाहे वो पूरी तरह से फेल हो जाए, लेकिन जो कुछ भी वो हासिल करेंगे उसका अल्टीमेट गेनर जो होगा वो बीजेपी होगा। इसलिए कि अगर उनके पास, अगर ठोस रूप में कहूँ मैं, तो अगर उनके पास एक विधायक भी होगा तो वो बीजेपी के साथ खड़ा होगा। जब सरकार बनाने की बात आएगी तब वो कतई महागठबंधन या आरजेडी, कांग्रेस, इन लोगों के साथ नहीं होगा। जो इनकी लड़ाई का जो तरीका है उसमें ये साफ साफ झलक रहा है। अब रही बात कि ये कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, तो उसमें एक चीज मैं जो देखता हूं कि जैसे कि उपचुनाव में जब इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे तो कुछ कुछ जगहों पर तो ये साफ साफ दिखा कि ये कैसे अपना कुछ इलाके में इनको अच्छा खासा वोट मिला और कुछ इलाकों में ये पूरी तरह से फेल हो गए। जैसे कि सुनील पांडे के बेटे को जहां पर बीजेपी ने खड़ा किया था, उस इलाके में जो इनके उम्मीदवार थे उनको 4000 के आसपास में वोट आया था। महिला उम्मीदवार थी वहां पर वो उसके। जी। तो ये जो है, जो अभी जो इनकी कोशिश है कि बिहार के उन इलाकों में, खास करके अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो कुछ मजबूत सामाजिक आधार वाले लोग हैं और वो अपने ऑर्गेनिक पार्टियों से नाराज चल रहे हैं, इस तरह के लोगों को जोड़ा जाए। उस कड़ी में आप देखेंगे जैसे देवेंद्र यादव और उसके बाद वो और भी कई, मुनाजिर हसन, ऐसे ढेर सारे लोगों का नाम है उसमें, जो कि एक तरह से उनके समझिए कि उनके बारे में कहा जाता है कि चुके हुए कारतूस हैं। तो ऐसे लोगों को लेकर के आना, और इन लोगों की का नाम ये है और उनकी पहचान ये है कि ऐसे लोग अपने इलाके में आज की तारीख में भी कुछ न कुछ होल्ड रखते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का एक प्रत्येक पूरे बिहार में बहुत सारे जगहों पर इन्होंने वर्कआउट किया है जहां ऐसे लोगों को चुना है कि जिनको उतारा जाए और जिससे उनकी वजह से और इनके प्रयास से कुछ वोट हासिल हो पार्टी को। तो ये कोशिश है। तो इस कोशिश में मुझे लगता है कि इनकी ज्यादा तवज्जो इस बात पर दे रहे हैं
कि जो महागठबंधन का जो आधार वोट है, जो महागठबंधन के जो समर्थक हैं, उनके भीतर में एक ये सेंधमारी करना, और उसके पीछे वजह ये है कि वहाँ एस्पायरेंट्स ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल बेरोजगार लोगों की संख्या वहाँ संख्या ज़्यादा है जो टिकट चाहते हैं। तो ऐसे लोगों में बहुत सारे लोग उनको मिल जाएंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और प्रशांत किशोर का दामन थाम करके घूम रहे हैं, आज की तारीख में घूम रहे हैं। चुनाव का जब टिकट बटेगा उस समय भी इनके साथ बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन बात वही है कि जैसे ही जो बुनियादी लड़ाई है राजनीति की, वो लड़ाई जितना गहरी होगी, वह लड़ाई जितना शार्प होगी, तो ये धीरे धीरे छटेंगे। तो उनका टारगेट तो है कि महागठबंधन का वोट अपनी तरफ शिफ्ट करवाया जाए। जी जी जी। संजीव, बिल्कुल आखिरी सवाल। अ, हम लोग शिवदीप लांडे पर बात ही नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार बात कर रहा है उनके बारे में, या वो यूं ही चले आए मैदान में बिना किसी तैयारी के और बिना किसी नेशनल सपोर्ट बेस के, और वो प्रशांत किशोर की तरह राजनीति के मैदान में चर्चित भी नहीं है। प्रशांत भले राजनेता नहीं रहे हैं, लेकिन राजनेताओं को चुनाव लड़ाते रहे हैं, बीच में वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए थे जेडीयू के। तो सर शिवदीप ये लांडे बात को, एक वाई एक शिवदीप लांडे इन बिहार बैटल, मेरा सवाल ये है। एक गुत्थी की तरह सामने आए। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो हेमंत जी ने जैसा कहा वैसे हम सबको अंदाज था, लगता था कि ये प्रशांत किशोर को, बहुत सारे आईएएस आईपीएस उधर हैं, पवन वर्मा वगैरह तो जो जेडीयू के पुराने जो या तो रिटायर्ड है, तो उधर की कहानी अलग है, ये लगता था। लेकिन ये लॉन्च हुए, तो लॉन्च होने के बाद अब नेचुरल है, आईपीएस हैं और सिंघम छवि थी आदि इत्यादि, तो थोड़ी सी खबर तो बनी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत पॉलिटिकल सर्किल में, अब जैसे इवन जैसे पुष्पम प्रिया आई थी 2020 के चुनाव में, तो वो विज्ञापनों से चर्चा में आ रही, आ रहा है, कोई आ रही है किस्म से, ऐसा था। ऐसा भी इनका यहाँ पे नहीं हुआ है। आए क्यों हैं? यदि हालांकि एक काम किया है इस बीच में, कुछ जिलों में इन्होंने दौड़ आयोजित किए थे, और ये कुछ कोचिंग संस्थान चलाते हैं। तो अब सवाल यही बनता है कि ये चुनाव लड़ने आए हैं, पता नहीं कुछ तो नियम कठोर किया है चुनाव आयोग ने कि आप उस तरह से कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, पैसा मेरी बारी में फिर पैसा आ गया। लेकिन पैसा तो सच है, तो उसमें एक क्या होना है, कहाँ से क्या फंडिंग होगा, क्या फंडिंग का कैसे क्या हिसाब किताब होगा क्या, क्योंकि एक एक मतलब एक चमकता हुआ करियर छोड़ के आए हैं। तो या तो आगे चुनाव के बाद का कोई प्रॉमिस है जो वो करेंगे, या आजकल इस तरह से भी एक एजुकेशन का भी एक सिस्टम है, और वो ज़्यादातर अकोला में संस्थान चलाते हैं, तो वो फिर इनका बिहार से चीज़ें थोड़ा समेटते हुए और वहाँ जाना है, क्या करना है, एक अलग बात, तो उनका एजेंडा। लेकिन बिहार में कोई बहुत हलचल पैदा कर पाए हों, कोई बहुत चर्चा पैदा कर पाए हों, ऐसा नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं। जी हेमंत जी, बिल्कुल आखिर में संक्षिप्त टिप्पणी। बस एक चीज मैं कहना चाहूँ, जैसे आपने पूछा कि क्या ये चर्चा में नहीं, इसलिए चर्चा नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये चर्चा में नहीं है। जिससे ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे किसी शहर में जादूगर पीसी सरकार के आने की मुनादी हो, उसके बाद वो आ जाएं और फिर अपना बात खत्म हो जाए, लोग जिनको देखना है वो जाते हैं वो जादू देखने के लिए, वरना नहीं जाते हैं। तो ये जादूगर पीसी सरकार टाइप की एंट्री इनकी है, उसके बाद चर्चा से ही गायब हो गए हैं, क्योंकि चर्चा लायक वो कुछ कर नहीं रहे, इसलिए हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं उस पर। अब बदलाव का एजेंडा लेकर तो ये भी आए हैं, सब तो बदलाव का ही एजेंडा लेकर। लेकिन भी उन्हें बहुत है, वो बता दिए कि चीफ मिनिस्टर तक का ऑफर है, राज्यसभा का ऑफर उनको था, ये था वो था, मैंने देखा अखबारों में, वो पता तो नहीं अतिरेक है, वो एग्जैगरेटेड, बहुत ही एग्जैगरेटेड बात है, चीफ मिनिस्टर तक का ऑफर जी। बिहार जैसे ये स्टेट में तो कुछ ज्यादा है, और एक बड़े अफसर रहे हैं, तो उनको इतना हल्की बात नहीं करनी चाहिए। एनीवे, उनको बड़े अफसर शुभकामना। को सर सीएम से नीचे कोई ऑफर करेगा कैसे? इतना बड़ा अफसर तो सिंघम रहा हो। ठीक है, लेकिन हमारी शुभकामना है उनके लिए, सबके लिए बिल्कुल शुभकामना है जितने लोग बिल्कुल चुनाव मैदान में हैं। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल निजी तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम सबको शुभकामना देते हैं कि सभी लड़ें, अच्छे से लड़ें और सिद्धांतों की राजनीति करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों ने इन दोनों नई पार्टियों के बारे में, बिहार की जनता में जो उतरी है मैदान में, उनके बारे में हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।